पीपल का भूत भाग 5। तो चलिए जानते हैं नंदिनी और विकास के जीवन में और इसके आगे क्या होने वाला था। नंदिनी को संभाल पाना सबके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वह कभी किसी के बाल नोच लेती थी तो कभी किसी का गला दबा देती थी। विकास अपने दफ्तर में था और नंदू को उसके ससुर या कोई और अन्य पुरुष छू नहीं सकते थे। महिलाओं के लिए उसे संभाल पाना असंभव सा था। पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। जब नंदिनी होश में रहती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, और जब वो किसी और के वश में होती थी तो वह सबकी जान लेने पर उतारू हो जाती थी। नंदिनी के घर से आज उसके पापा और उसकी दादी उसे देखने आ रहे थे। श्रवण को जब से यह बात पता चली थी वह दादी को ही जिम्मेदार बता रहे थे। दादी भी आज बिल्कुल चुपचाप सी थी, क्योंकि यह सब हो भी तो उनकी जिद की वजह से ही रहा था। अनुपमा जी ने गंगा जल छिड़क कर किसी तरह से नंदिनी को शांत किया था और उसे खाना खिलाकर कमरे में सुलाकर चली आईं। सारे रिश्तेदार भी एक एक करके अपने अपने घरों को जाने लगे। अनुपमा जी और सिमी उन्हें भेजने में व्यस्त हो गईं। दोपहर तक विकास भी घर पर पहुंच चुका था। वह भी अभी अभी श्रवण पहुंचे थे और वह अभी अभी पहुंचे श्रवण और उनकी दादी से बैठा हुआ बातें ही कर रहा था। नंदिनी सो रही थी। इसकी वजह से उसे किसी ने परेशान नहीं किया था। श्रवण जी ने विकास और उसके घर वालों को नंदिनी के कुंडली दोष और पीपल के पेड़ से शादी तक की सारी घटनाओं को विस्तार से बताया और सब से क्षमा मांगी। वापस जाने के पहले दादी एक नज़र नंदिनी को देखना चाहती थी। विकास उन्हें लेकर नंदिनी के कमरे की तरफ गया, लेकिन जब दोनों लोग कमरे में गए तो वहाँ क्या देखा कि नंदिनी वहाँ है ही नहीं। विकास के तो होश ही उड़ गए। ऐसी हालत में नंदिनी कहाँ जा सकती है, वह भी बिना किसी को नजर आए। जब उसने खुली हुई खिड़की की तरफ देखा तो उसे सारा मांजरा समझ आया। नंदिनी बाहर की तरफ गई है, यह उसकी बात समझ में आई। यह बात पूरे घर वालों को पता चल गई। सब के सब घर के बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अनजान शहर पर कहाँ जा सकती है। 2 दिन ही तो हुए थे नंदिनी को अपने ससुराल आए हुए। यहाँ किसी भी घर से वह परिचित नहीं थी। पूरे गांव में ढूंढने के बाद जब नंदिनी का कहीं पता नहीं चला तो सब थक हार कर वापस आ गए, लेकिन विकास ने उसे ढूंढने की कोशिश लगातार जारी रखी। वह अपना फ़ोन भी तो लेकर नहीं गई थी साथ में। श्रवण और दादी जी अपने घर की ओर जाने लगे, यह सोचकर कि शायद नंदिनी अपने घर ही गई हो। उनका अंदाज़ा भी सही था। रास्ते में नंदिनी उसी पीपल के पेड़ के नीचे पागलों की तरह बाल बिखेर कर बैठी हुई थी। जब श्रवण जी और दादी दोनों उसके करीब गए तो देखा कि उसके हाथ की सारी चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथ में ही घुसी हुई हैं और उनसे लगातार खून बह रहा है। नंदिनी ने शायद अपने हाथ की नस भी काट ली थी। श्रवण जी दौड़कर नंदिनी के पास गए और उसे उठाने लगे। वह बेहोश थी। उन्होंने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने विकास को फ़ोन करके सारी हालात बताई। विकास के सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुँचे। नंदिनी की हालत बहुत ही गंभीर थी। डॉक्टर्स ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी थी और उसे खून भी चढ़ाया जा रहा था। नंदिनी अब भी बेहोश थी। नंदू के दोनों भाइयों के साथ उसकी माँ भी हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। उनका रो रो कर तो बुरा हाल था। दादी ने भी घर से गंगा जल की बोतल और ठाकुर जी का मोर पंख मंगवा कर नंदिनी के बिस्तर के पास रख दिया था। यहाँ पर सब एक ही बात अच्छी थी कि नंदिनी के ससुराल पक्ष के लोगों ने नंदिनी के मायके पक्ष के लोगों को कभी कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। 3-4 घंटे बाद जब नंदिनी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। गंगा जल के प्रभाव से नंदिनी अभी उस साए के प्रकोप से बाहर थी। सभी लोगों से नंदिनी ने क्षमा परेशान करने के लिए मांगी। वह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। शाम तक दादी ने कई लोगों को फ़ोन करके तावीज़ व और भी कई चीज़ें हॉस्पिटल में ही मंगवा ली। नंदिनी का ध्यान रखने के लिए हर वक्त उसके पास कोई न कोई रहता था, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी नंदिनी ने
कई नर्स को इलाज के दौरान थप्पड़ जड़ दिए और इलाज की चीज़ों को दांतों से कुतर दिया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि यह किसी पागलखाने ले जाने लायक मरीज हैं, इसलिए आप इनको किसी पागलखाने के डॉक्टर को दिखाएं। किसी तरह से 2 दिन तक नंदिनी वहीं हॉस्पिटल में रही और उसके बाद नंदिनी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। वहाँ से उसे फिर ससुराल लाया गया। सबसे मिलकर नंदिनी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बारे में विचार किया गया और ये फैसला किया गया कि नंदिनी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, किसी जानकार को दिखाया जाए। नंदिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कोई भी ढंग का तांत्रिक परिवार को मिल नहीं पा रहा था। जो भी जहाँ जाता बताता, जो जहाँ जाता नंदिनी को वहाँ ले जाने के बारे में विकास को बताता और जहाँ से विकास को जैसा भी पता चलता उसे लेकर नंदिनी को वह वहीं पर जाता। इतने दिन बीत चुके थे, विकास को नंदिनी ने अपने पास तक नहीं आने दिया था। उल्टा जब भी विकास उसके पास आने की कोशिश करता उसे वह दूर भगा देती और ज़्यादा आक्रामक हो जाती। वह कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी, कभी फांसी लगाने की कोशिश कर चुकी थी, कभी अपने ही हाथ से अपना गला दबा लेती थी, कभी हाथ की नस काटने की कोशिश करती। एक दिन नंदिनी आधी रात को अचानक ही उठकर चिल्लाने लगी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। घर के सभी सदस्य उसे तुरंत अस्पताल की ओर ले भागे। नंदिनी बार बार चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अरे कोई तो मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार डालना चाहता है, वह मुझे मारकर अपने साथ ले जाएगा। और उसके पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। नंदिनी की हालत यह देखकर सभी की आंखों से आंसू आ गए थे। डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की है जानने की कि नंदिनी के पेट में आखिर दर्द हो क्यों रहा है। कई सारी जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। सब कुछ सामान्य था उसके शरीर में, लेकिन नंदिनी के अनुसार उसके सारे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सारे शरीर की हड्डियां टूट चुकी हों। दवा और इंजेक्शन का भी उस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी की हालत अधमरी सी हो चुकी थी। विकास ने नंदिनी को कई सारे मानसिक डॉक्टरों को भी दिखाया, कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाए, कई जगह पर झाड़ फूक भी करवाई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। विकास नंदिनी से बहुत ही प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 25 दिन बीत चुके थे और नंदिनी की हालत दिन ब दिन बेकार होती चली जा रही थी। अब तो वह सोती भी नहीं थी। वह जब भी सोने की कोशिश करती उसे भयानक सपनों की वजह से वह चिल्लाकर उठ जाती और बेतहाशा खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन जो भी उसके साथ होता था वह उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का।